Namaskar. The life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Part 2. Towards India. भारत की ओर. एपिसोड 1. पिछले भाग में हमने सुना कि स्वामी विवेकानंद ने 16 नवंबर 1896 को अपने शिष्यों को पत्र लिखकर भारत लौटने की योजना साझा की। वे कोलकाता, मद्रास और हिमालय में 3 केंद्र स्थापित करना चाहते थे। इसी दौरान उन्होंने लंदन में अपना अंतिम व्याख्यान अद्वैत वेदांत पर दिया, जिसमें आत्म साक्षात्कार और ज्ञान भक्ति की एकता पर जोर दिया। 10 दिसंबर को उनके अंतिम व्याख्यान में श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। इंग्लैंड से प्रस्थान के समय उनके सम्मान में एक विदाई समारोह आयोजित हुआ, जिसमें उनके अनुयायियों ने उनके योगदान को भावनात्मक रूप से सराहा। स्वामी जी ने अपने विदाई संदेश में आश्वासन दिया, हम फिर मिलेंगे। यह भाग स्वामी विवेकानंद की यूरोप यात्रा का विस्तृत वर्णन करता है, जिसमें लंदन, इटली के प्रमुख शहरों और रोम के अद्भुत इतिहास और वास्तुकला का अनुभव शामिल है। रोम में सेंट पीटर में हाई मास के दौरान एक आगंतुक ने चर्च के अत्यधिक खर्च पर प्रश्न उठाया, जिस पर स्वामी जी ने उत्तर दिया कि बाह्य भव्यता केवल आंतरिक शुद्धता के विकास में सहायक है। यह महत्वपूर्ण वार्तालाप दर्शाता है कि स्वामी जी धार्मिक अनुष्ठान और ऐतिहासिक स्मारकों के पीछे छिपी आध्यात्मिक गहराई को समझते थे। उनकी यात्रा भारतीय भावनाओं के पुनरुत्थान एवं पश्चिमी संस्कृति के अनुभव से भरपूर रही। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। अब लंदन पीछे छूट चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे स्वामी जी के कंधों से अचानक कोई भारी बोझ उतर गया हो। वे इंग्लैंड में अपने कार्य से पूरी तरह संतुष्ट थे। उन्होंने वहां अपने गुरु के संदेश और शक्ति का बीज बो दिया था, और जैसा कि उन्होंने पहले अमेरिका में अपने कार्य के संदर्भ में लिखा था, उन्हें बिना किसी संदेह के यह विश्वास था कि जहां भी उनकी शक्ति का बीज जाएगा, वहां वह अवश्य फलेगा, चाहे वह आज हो या 100 वर्षों बाद। वे इस स्वतंत्रता का आनंद ले रहे थे। इसके अलावा उन्हें यह संतोष भी था कि उनके पश्चिमी कार्य का उत्तरदायित्व उनके भाई शिष्य स्वामी शारदानंद और स्वामी अभेदानंद के सक्षम हाथों में था। उन्होंने कप्तान और श्रीमती सेवियर से कहा, अब मेरे मन में केवल एक ही विचार है, और वह है भारत। मैं भारत की ओर देख रहा हूं, भारत की ओर। प्रस्थान की पूर्व संध्या पर एक अंग्रेज मित्र ने पूछा, स्वामी जी, 4 वर्षों तक इस वैभवशाली, शक्तिशाली और विलासपूर्ण पश्चिम का अनुभव करने के बाद अब अपनी मातृभूमि के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? इस पर उनका सार गर्भित उत्तर था, भारत को तो मैं पहले ही प्रेम करता था, लेकिन अब भारत की धूल भी मेरे लिए पवित्र हो गई है। उसकी वायु भी अब मेरे लिए पवित्र हो गई है। अब वह मेरे लिए पुण्य भूमि बन गई है, तीर्थ बन गई है। यह समूह डोवर, केले और माउंट सेनी होते हुए सीधा मिलान पहुंचा। यात्रा के दौरान स्वामी जी अत्यंत प्रसन्न चित्त थे
और उन्होंने लंबे सफर को आनंदमय बना दिया। उनका मन अपने देश के लिए योजनाओं से भरा हुआ था और वे उन व्यस्त दिनों की कल्पना कर रहे थे जो भारत पहुंचने के बाद उनका इंतजार कर रहे थे। उनके साथी भी उनकी ऊर्जा और योजनाओं में पूरी तरह रमे हुए थे, क्योंकि वे भी भारत के अनुभव को लेकर उत्साहित थे और आशा कर रहे थे कि वे स्वामी के साथ हिमालय में प्रस्तावित आश्रम स्थापित करने में सहायता कर सकेंगे। रेल यात्रा आमतौर पर उन्हें थका देती थी, लेकिन इस बार वे इसका पूरा आनंद ले रहे थे। वे बिल्कुल एक बालक की तरह प्रसन्न थे, हर चीज से खुश और हर दृश्य को उत्सुकता से देख रहे थे, जिससे यह यात्रा अत्यंत आनंदमय हो गई। फ्रांस को पार कर ट्रेन जब इटली पहुंची तो अंततः यह दल मिलान पहुंचा। स्वामी जी और उनके साथी मिलान के प्रसिद्ध डुओमो कैथेड्रल के पास स्थित एक होटल में ठहरे, ताकि वे इस ऐतिहासिक गिरजाघर का बार बार दर्शन कर सके। यह स्वामी जी का इटली में पहला अनुभव था। उन्होंने मिलान की कई प्रसिद्ध कलाकृतियां देखी और लियोनार्डो दा विंची की लास्ट सपर से विशेष रूप से प्रभावित हुए। इसके बाद यह दल पीसा पहुंचा, जो अपने झुके हुए टावर, कैथेड्रल, कैंपो सैंटो और बैप्टिस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। मिलान और पीसा में स्वामी जी ने वहां के समृद्ध संगमरमर के कार्य की प्रशंसा की, विशेष रूप से पीसा में जहां काले और सफेद दोनों रंगों के संगमरमर का प्रयोग किया गया था। पीसा से वे फ्लोरेंस पहुंचे। अर्नो नदी के किनारे बसा और सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ यह शहर न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी कला संपदा, वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के कारण भी यह शहर अद्वितीय है। इन तीनों यात्रियों ने यहां के प्रसिद्ध संग्रहालयों और कला दीर्घाओं का भ्रमण किया। प्रसिद्ध सुधारक सावो नारोला के इतिहास को सुना और शहर के उद्यानों में सैर का आनंद लिया। यहां स्वामी जी का एक विशेष सुखद अनुभव हुआ। जब वह एक पार्क में गाड़ी चला रहे थे, तब उन्होंने श्री और श्रीमती जॉर्ज हेले से मुलाकात की, जो जैसा कि पाठक को याद होगा अमेरिका में उनके निकट मित्र रहे थे और जिनके शिकागो निवास को उन्होंने कुछ समय के लिए अपना घर बना लिया था। वे इटली में भ्रमण कर रहे थे और फ्लोरेंस में उनकी उपस्थिति के बारे में कुछ नहीं जानते थे। इस प्रकार तीनों के लिए यह एक अत्यंत सुखद आश्चर्य था। स्वामी जी ने उनके साथ कुछ घंटे जीवंत स्मृतियों में बिताए और उन्हें भारत में अपने जीवन और कार्य की योजनाओं के बारे में बताया। जब ट्रेन फ्लोरेंस से रोम के लिए रवाना हुई, स्वामी जी भावनाओं से भर गए, क्योंकि यूरोप के सभी शहरों में से रोम उन्हें सबसे अधिक देखने की इच्छा थी। अपने कॉलेज जीवन के दिनों से जब उन्होंने रोमन इतिहास की घटनाओं और उसके व्यक्तित्वों से परिचित होना सीखा था, उन्होंने अक्सर कल्पना में वहां का अनुभव किया था। उनके मन में दिल्ली की तरह रोम भी दुनिया के प्राचीन केंद्रों में से एक था। दिल्ली पूर्वी, रोम पश्चिमी। रोम पहुंचने से बहुत पहले वह अपने साथियों के साथ प्राचीन रोमन विश्व की महिमा पर चर्चा कर रहे थे और श्रोताओं के मन में
अतीत के सम्राटों का ऐतिहासिक वैभवपूर्ण दृश्य जीवंत रूप में उभर आया था। शहर के खंडहरों के अलावा भी बहुत सारी अन्य चीजें थी। वहां धार्मिक रोम था, मध्यकालीन और आधुनिक, और अद्भुत पुनर्जागृत रोम था, वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला से। फ्लोरेंस से लिखे एक पत्र के अनुसार पार्टी 21 दिसंबर की रात को रोम पहुंची और होटल कॉन्टिनेंटल में ठहर गई। उन्होंने ऐतिहासिक शहर में 1 सप्ताह बिताया और हर दिन नई रुचिकर जगहों का दौरा किया। लंदन छोड़ने से पहले श्रीमती सेवियर को मिस मैकलेड ने मिस एडवर्ड्स का पता दिया था, जो रोम में अंग्रेजी समुदाय में अच्छी तरह जानी जाती थी। उनके साथ मिस अल्बर्टा स्टर्जेस भी ठहरी थी, जो मिस मैकलेड की भतीजी थी और स्वामी जी को पहले से ही जानती थी। इन दोनों महिलाओं ने स्वामी जी और कैप्टन तथा श्रीमती सेवियर के साथ शहर और उसके आसपास कई यात्राओं में हिस्सा लिया। मिस एडवर्ड्स स्वामी जी की प्रशंसक बन गई और विशेष रूप से उनके दर्शन के आदर्शवाद तथा रोमन इतिहास और मानव संस्कृति के प्रति उनके अपार ज्ञान से प्रभावित हुई। अन्य सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व वाले स्थलों के बीच उन्होंने प्राचीन शहर के कई खंडहरों का दर्शन किया। सीजर के महल, ट्रोजन का फोरम, फ्लैटाइन हिल, प्राचीन रोमन सार्वजनिक स्नान गृह, कैपिटोलाइन हिल और कोलोजियम, जिसे उन्होंने एक ठंडी साफ सुथरी शाम चांदनी में इसकी मौन भव्यता निहारने के लिए फिर से देखा। ट्रोजन के फोरम में जो कभी भव्य इमारतों से सजाया गया था और अब अपनी पूर्व भव्यता के अवशेषों से ढका हुआ है, स्वामी जी ने ट्रोजन का स्तंभ, रोम का सबसे सुंदर स्तंभ का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके संगमरमर के स्तंभ और इसके आधार का मिला जुला आकार 125 फीट ऊंचा है और इसके घुमावदार बेस रिलीफ्स, जो डेसिया पर ट्रोजन की विजय को दर्शाते हैं, उसमें 2000 से अधिक मानवीय आकृतियां अंकित हैं। उन्होंने सुम्मा सक्राविया पर टाइट्स का विजय द्वार भी देखा, जैसे ईस्वी सन 81 में यरूशलेम की विजय के स्मरणार्थ स्थापित किया गया था और जो आज भी अच्छी स्थिति में संरक्षित है। नजरअंदाज करने योग्य नहीं था वेस्टा का मंदिर, जो सबसे पुराने और पूजनीय मंदिरों में से एक है, जहां पवित्र ढाल और पवित्र अग्नि रखी जाती थी, जिन्हें सदैव वेस्टल वर्जिन्स अर्थात उसकी पुरोहिताएं संभालती थीं। शहर में दर्शनीय स्थलों के भ्रमण के अलावा रोम में स्वामी जी की यात्रा के इस वर्णन में हमने स्वतंत्र रूप से श्रीमती सेवियर की स्मृतियों राउंड अबाउट रोम विथ स्वामी विवेकानंद से लिया है। जैसा कि जुलाई और अगस्त 1910 के प्रबुद्ध भारत में प्रकाशित हुआ था, कैप्टन और श्रीमती सेवियर ने स्वामी जी को सुंदर पुराने रोमन राजमार्गों पर कई सुखद सैर कराए, विशेष रूप से एपियन वे पर, जो इतिहास और प्राचीनता की गूंज से ओतप्रोत था। एक ऐसा क्षेत्र जहां कुछ चरवाहों और उनके झुंडों को छोड़कर सब सुनसान था। रोम के खंडहरों को निहारते समय स्वामी जी शुरू में बहुत शांत थे, लेकिन जैसे जैसे कोई उन्हें ध्यान से देखने लगा, उनकी बाहरी शांति के पीछे छिपी गहरी रुचि का प्रमाण मिलता चला गया। वे
प्राचीन रोम के बारे में सोच रहे थे, वह रोम जिसकी दूर दूर तक फैली साम्राज्यवादी शक्ति ने अपनी भव्य वास्तुकला के माध्यम से अभिव्यक्ति पाई थी, जिसकी विशालता और सुंदरता अद्भुत थी। जैसे जैसे वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले, उन्होंने अपनी टिप्पणियां व्यक्त करनी शुरू कर दी, जिनमें इतिहास और वास्तुकला का इतना समृद्ध ज्ञान सम्मिलित था कि प्राचीन स्मारकों के चारों ओर एक अद्भुत आभा फैल गई। उनकी बातचीत में वह रोमन साम्राज्य के अधीन साम्राज्यवादी विचार के उदय का वर्णन करते रहे, जब इसकी शक्ति के चरम पर पूरा विश्व मानो उसके चरणों में वश में था। और फिर उन्होंने इसके पतन का चित्रण किया, जब लोग और उनके शासक समान रूप से भ्रष्ट हो गए थे। इस प्रकार उन्होंने अतीत के निवासियों, संस्कृति और घटनाओं को पुनर्जीवित कर दिया, जिसके बाद उनके साथियों ने कहा, यह अद्भुत है स्वामी जी। ऐसा लगता है कि आप रोम के हर पत्थर को जानते हैं। अपनी उज्जवल चेतना और ऐतिहासिक ज्ञान के माध्यम से उन्होंने हमारे आधुनिक संसार पर रोमन प्रभाव का संपूर्ण अर्थ उजागर कर दिया। रोम में स्वामी जी ने जो कुछ भी देखा, वह उन्हें अत्यंत आकर्षित करता रहा और वे हमेशा इसकी बहुआयामी प्राचीनता में मग्न रहते थे। किंतु वे विशेष रूप से ईसाई रोम में रुचि रखते थे। उन्होंने इसके प्रारंभिक कैटाकॉम्ब्स में यात्रा की, मध्यकालीन काल के शानदार महलों, चर्चों और बेसिलिकाओं का दर्शन किया, विशाल वेटिकन, इसके चैपल्स और भव्य पुनर्जागरण कला की धरोहरों से प्रभावित हुए तथा रोमन कैथोलिसिज्म में प्रदर्शित ईसाई धर्म की अद्भुत प्रतिभा और मिशनरी भावना पर मनन किया। सेंट पीटर के विशाल गुंबद के नीचे, प्रेरितों के मंदिरों के सामने उन्होंने ध्यान की गहन शांति में उस प्रेरणादायक दुनिया में प्रवेश किया जहां सेंट पॉल ने उपदेश दिया था और सेंट पीटर ने मसीह के अनुयायियों को प्रेरित किया था। जब वे विशाल आंतरिक संरचना और वास्तुकला की महिमा का अध्ययन कर रहे थे, तब उनके समीप खड़े एक व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से धार्मिक भावना और इतनी विशाल शोभा के बीच के अंतर पर आपत्ति जताई। उसने कहा, स्वामी जी, आप इस भव्य खर्च के बारे में क्या सोचते हैं? जब लाखों लोग भूखे मर रहे हैं, तब समारोहिक और चर्च की भव्यताओं पर इतना अधिक खर्च क्यों? स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया, क्या भगवान को अर्पित करने में कोई अधिकता हो सकती है? इन सब स्वभावों के माध्यम से लोगों को मसीह जैसे चरित्र की शक्ति का बोध कराया जाता है, जिन्होंने यद्यपि स्वयं कुछ भी नहीं धारण किया, अपने सर्वोच्च व्यक्तित्व की विशेषता द्वारा मानव जाति की कलात्मक कल्पना को इतने व्यापक स्तर पर प्रेरित किया है। परंतु हमें हमेशा याद रखना चाहिए, उन्होंने जोड़ा, कि बाहरी आचरण का मूल्य केवल आंतरिक शुद्धता के विकास में सहायक होने तक ही सीमित है। यदि वे जीवन को व्यक्त करना बंद कर दें, तो उन्हें बिना दया के समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन क्रिसमस के दिन जब स्वामी जी ने कैप्टन और श्रीमती सेवियर के साथ सेंट पीटर में हाई मास के भव्य समारोह में भाग लिया, तो कुछ समय बाद वे बेचैन से प्रतीत हुए और उन्होंने फुसफुसाकर कहा, यह सब आडंबर और दिखावा क्यों? क्या यह संभव है
कि जो चर्च इतनी भव्यता, वैभव और शानदार अनुष्ठान करती है, वास्तव में उसी यीशु की अनुयायी हो सकती है जिनके पास सिर रखने तक के लिए स्थान नहीं था। वे सेंट पीटर के इस बाहरी धार्मिक स्वरूप की भव्यता और उस महान संन्यास भाव के बीच तुलना किए बिना नहीं रह सके जिसे स्वयं मसीह ने सिखाया था। लेकिन उस क्रिसमस के मौसम में रोम का वातावरण मसीह भावना से भर गया था और स्वामी जी भी उसमें डूब गए। कई बार उन्होंने बाल मसीह के बारे में हृदयस्पर्शी शब्दों में बात की और उनकी जन्म कथा की तुलना भारत के दिव्य बाल कृष्ण की कथा से की। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर वे अपनी मंडली के साथ कैपिटोलाइन हिल स्थित सांता मारिया दी अड़ाक्वेली चर्च गए, जो अपने सेंटिसिमो बेम्बिनो पवित्र शिशु यीशु की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था, जिसे भक्त चमत्कारी उपचार शक्ति रखने वाला मानते थे। क्रिसमस से लेकर एपिफेनी तक इस बेम्बिनो के सम्मान में एक उत्सव आयोजित होता था और चर्च के बाहर की गलियां मेले की तरह सजती थी, जहां मिठाइयां, खिलौने, फल, केक और बेम्बिनो की सस्ती तस्वीरें बिक रही थी। स्वामी जी इसे देखकर हंस पड़े और बोले कि यह तो भारत के किसी मेले जैसा लगता है। सेवियर दंपत्ति ने भीड़ में उनका मार्गदर्शन किया और उनके साथ विभिन्न वस्तुएं चुनी तथा मिठाइयां और केक खरीदे, जो अंततः स्वादिष्ट नहीं निकले। लेकिन रोम में स्वामी जी को हर जगह और हर क्षण में देख पाना संभव नहीं। यदि कोई वास्तव में रोम में स्वामी जी की प्रसन्नता की दुनिया में प्रवेश करना चाहता है तो उसे पाठक की कल्पना पर छोड़ना होगा। उसे रोम के उस सम्मोहक आकर्षण और वहां के शीतकालीन दिनों और रातों की सुंदरता को अनुभव करना होगा। उसे रोम के इतिहास और उन इटालियन कलाकृतियों का गहरा ज्ञान भी होना चाहिए जो शहर के कई संग्रहालयों और चर्चों में भरी पड़ी है। उसे इस ईसाई धर्म के गढ़ की धार्मिक भावना को आत्मसात करना होगा। उसे कैटाकॉम्ब्स में शुरुआती ईसाइयों के अडिग और प्रज्वलित विश्वास को महसूस करना होगा। उसे चर्च के भव्य और धार्मिक अनुष्ठानों की गरिमा को समझना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, उसे स्वयं स्वामी जी को जानना होगा। रोम की गंभीरता और स्वामी जी के व्यक्तित्व की गहन गंभीरता उनके साथियों के मन में एक विलक्षण और दिव्य सामंजस्य बनकर घुल गई थी। और जब स्वामी जी ने रोमन और भारतीय दुनिया की तुलना की तो उनके साथियों को वैसी ही बौद्धिक रोशनी मिली जैसी अमर रोमन कला और सौंदर्य के अध्ययन से मिलती है, जिसके मध्य उनके दिन और स्वामी जी के विचार पूर्णतः तल्लीन थे। जब दल रोम से रवाना हुआ तब भी स्वामी जी उदास नहीं थे, क्योंकि उन्हें एहसास था कि हर बीतता दिन उन्हें उनकी अभिलाषित घटना भारत वापसी के और निकट ला रहा था। उनकी अगली मंजिल नेपल्स थी, जहां से उन्हें जहाज पकड़ना था। प्रस्थान के दिन से पहले उनके पास कुछ दिन थे, जिससे उन्हें नेपल्स और उसके प्रसिद्ध स्थलों को देखने का अवसर मिला। एक दिन उन्होंने विसुवियस पर्वत की यात्रा की। वहां वे फ्यूनिक्यूलर रेलवे द्वारा ज्वालामुखी के क्रेटर तक पहुंचे और संजोग से उनके देखते ही एक बड़ा पत्थर लावे के साथ ऊपर उछल गया
अगले दिन वे पोम्पेई गए और स्वामी जी वहां की चीजों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें विशेष रूप से एक हाल ही में खुदाई से प्राप्त घर ने आकर्षित किया, जिसमें भित्ति चित्र, फव्वारे और मूर्तियां ज्यों की त्यों छोड़ दी गई थी, बजाय इसके कि उन्हें नेपल्स के राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थानांतरित किया जाता। इस संग्रहालय और नेपल्स एक्वेरियम ने भी दल का ध्यान खींचा, लेकिन सबसे अधिक जिस बात की प्रतीक्षा थी वह थी साउथैम्प्टन से आने वाले जहाज का आगमन, जिससे मिस्टर गुडविन दल में शामिल होने वाले थे और जो सभी को लेकर भारत जाने वाला था। जब अंततः जहाज पहुंचा तो स्वामी जी आनंद से भर उठे और बोले, अब अंततः यह भारत होगा, मेरा भारत। 30 दिसंबर 1896 को प्रिंस रिजेंट लुइटपोल्ड जहाज ने नेपल्स से प्रस्थान किया और 15 जनवरी 1897 को कोलंबो पहुंचने वाला था। यह एक लंबी समुद्री यात्रा थी जिसके कुछ दिन अत्यंत तूफानी रहे। 3 जनवरी 1897 को जहाज से लिखे एक पत्र में स्वामी जी ने लिखा, 4 दिनों की भयंकर खराब यात्रा के बाद हम पोर्ट सईद के निकट पहुंच रहे हैं। जहाज जोरों से हिल रहा है और ऐसे में मेरी लिखावट को क्षमा करें। सुएज से एशिया शुरू होता है, एक बार फिर एशिया। मैं क्या हूं, एशियाई, यूरोपीय या अमेरिकी? मुझे अपने भीतर विभिन्न व्यक्तित्वों का एक विचित्र मिश्रण अनुभव होता है। जय स्वामी विवेकानंद।